अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है पहले कि खुली तथा बंद आकृतियाँ। खुली और बंद आकृति के बारे में पहले हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर दो सेफ्टी पिनों से दर्शाया गया है। इसमें एक खुला है और दूसरा बंद है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि इन दोनों सेफ्टी पिनों में क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि इनमें से एक खुला है तथा दूसरा बंद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर में कि अब इन आकृतियों में से खुली और बंद आकृति छांटिए। हमें देखना है कि कौन सी आकृति खुली है और कौन सी आकृति बंद है। तो पहले इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं परिभाषा से। वे आकृतियाँ जिनमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है, जैसे प्रारंभिक यानी शुरुआती की और अंतिम के दोनों एक ही बिंदु होता है। तो कौन सी ऐसी बिंदु है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बिंदु है। इसको यदि हम बनाएंगे फिगर, फिर बनाने के पश्चात यदि इसी बिंदु पर हम वापस लौट जाते हैं, इसे कौन सी आकृति कहते हैं, बंद आकृति कहते हैं। वे आकृतियाँ जिनमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है बंद आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह भी बंद आकृति है। यदि यहाँ से हम शुरू करेंगे तो बंद आकृति के लिए फिर इसको जैसे ही हम बनाएंगे और इसी बिंदु पर वापस हम लौट जाएंगे, इसको मिला देंगे। तो यह कौन सी आकृति है, बंद आकृति। यह भी बंद आकृति है और यह भी बंद आकृति है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नीचे देखते हैं यहाँ पे खुली आकृति के बारे में। वे आकृतियाँ जिनमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं खुली आकृतियाँ कहलाती हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, जैसे देखिए यहाँ पे प्रारंभिक है और इसको बनाकर यहाँ छोड़ दिया गया है, तो ये अंतिम हो गया। ये यहाँ से और यहाँ से दोनों अंतिम हो गया। तो यदि इसको यहाँ पर मिलाया होता तो इसको बंद आकृति बोलते हैं, लेकिन यह खुला है तो कौन सी आकृति हो जाएगी, खुली आकृति। यह भी देखिए यहाँ पर पहला बिंदु और यहाँ पर दूसरा बिंदु, यानी आरंभिक और अंतिम दोनों अलग अलग हैं, तो यह खुली आकृति हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर समझते हैं। बिंदुओं को मिलाकर कुछ बंद आकृतियाँ बनाइए। तो इस वीडियो को मैंने पहले बना चुके हैं, जैसे किसी कारण से वीडियो डिलीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसको हम बनाए हैं, यह बंद आकृति है और यह भी बंद आकृति है। ये जैसे हम यहाँ पर आयताकार बनाए हैं, तो यहाँ से यदि हम शुरू करेंगे तो यहाँ से लेकर फिर इसी बिंदु पर यदि हम आएंगे तो ये कौन सी आकृति हो जाएगी, बंद आकृति। फिर यह भी ऐसा है कि यहाँ से शुरू किए और यहाँ से आकर फिर इसी बिंदु पर मिल गए, तो यह भी बंद आकृति हो गया। ऐसे बहुत सी आकृतियाँ हैं जो बंद आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें 3 नंबर में दिया है कि अपने आसपास की वस्तुओं के चित्र बनाइए। बताइए कि इनमें से कौन सी आकृति बंद है और कौन सी खुली है। अपने आसपास की वस्तुओं के चित्र बनाइए, बताइए कि इनमें कौन सी आकृति बंद है और कौन सी खुली है। देखिए बंद आकृति के लिए हमने एक त्रिभुज बनाया और ये आयत और ये वृत्त, तो ये सब आकृतियाँ क्या हैं, बंद हैं। तो खुली आकृति इसके बाद भी पूछ रहा है कि कौन सी आकृति खुली है, अपने आसपास के चित्र के अनुसार से बनाइए। तो ऐसे बहुत सी आकृति हैं, जैसे हम ऐसे आकृति बना सकते हैं जो यह खुली है। खुली आकृति जैसे ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत सी ऐसी आकृति है जो खुली आकृति है। ठीक है, जैसे हम एस भी बना सकते हैं, यह भी आकृति खुली है। जो इसका प्रारंभिक है और अंतिम बिंदु है, ये दोनों अलग अलग है, तो यह भी खुली आकृति हो गई। और ये आकृति तीनों क्या है, ये तीनों बंद है। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं कि माचिस की तिलिया या कुछ तिनके लेकर 5 बंद तथा 5 खुली आकृतियाँ बनाइए। तो माचिस की तिली की सहायता से हमें बनाना है। ऐसे भी देखिए, जैसे यहाँ समझ सकते हैं यह कौन सी आकृति है, यह बंद आकृति है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर हम बंद आकृति के बारे में समझ लेते हैं। ये जो आकृतियाँ है यह कौन सी है, बंद आकृति है। ये जो वर्ग भी है जो चारों तरफ से इसे ऐसे घेरा गया, यह भी कौन सी आकृति है, बंद आकृति है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि तथा 5 खुली आकृतियाँ बनाएं। 5 खुली आकृतियाँ जैसे हम यहाँ आसानी से बना सकते हैं, जैसे ऐसे हो जाएगा। ये कौन सी आकृति हो गई, ये खुली आकृति हो गई। ठीक है, ऐसे हम बहुत से आकृति बना सकते हैं, जैसे ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी आकृति है, खुली आकृति। चलिए आगे देखते हैं कि आप बता सकते हैं कि वह कौन सी बंद आकृति होगी जो सबसे कम तिलियों से बनेगी। इसके लिए कम से कम कितनी तिलियाँ चाहिए। तो देखिए जैसे हम त्रिभुजाकार हम आकृति बनाएंगे तो इसमें कम से कम 3 तिली लगेंगी। ठीक है, 3 तिलियों से आकृति जो त्रिभुजाकार है यह बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे यदि हम बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। ऊपर बनी आकृतियों के चारों तरफ एक बार धागा लपेटकर फिर धागे की लंबाई मापे। धागे की लंबाई आकृतियों के घेरे की लंबाई के बराबर होगी। किसी बंद आकृति के घेरे की माप ही उस आकृति का परिमाप होता है। देखिए यहाँ पर परिमाप का परिभाषा दिया है कि परिमाप किसे कहते हैं। किसी बंद आकृति के घेरे की माप ही, यानी ये जो बंद आकृति है इसकी जो घेरा है चारों तरफ, इसी घेरा की माप को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, इसके घेरे की जो माप है उसको परिमाप कहते हैं, इस आकृति को परिमाप कहते हैं। चलिए अब आगे सवाल को देखते हैं। अभ्यास 1 में दिया है कि प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करें। इसमें 4 आकृतियां हैं, इन सब का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको आसानी से समझ लेते हैं। देखिए इसको हमें यहाँ पर समझने के लिए लिखा है कि वर्ग किसे कहते हैं। जिस आकृति के सभी भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम वर्ग बनाया है और इसकी चारों जो भुजाएं हैं वह क्या है, एक समान है। चारों भुजाएं एक समान है। यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर। जिस आकृति के सभी भुजाएं समान है, सभी भुजाएं, चारों भुजाएं क्या है, समान है, उस आकृति को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं आयत के बारे में। जिस आकृति के आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं उसे आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं, जैसे 10 के सामने की जो भुजा है ये 10 है और ये 8 के सामने की जो भुजा है ये 8 है। ठीक है, ये भुजाएं और ये भुजाएं एक दोनों एक समान है और ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, यानी ये भुजाएं और ये भुजाएं दोनों एक समान है। इस आकृति को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। त्रिभुज के बारे में जानते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। चलिए यहाँ पे मैंने सवाल 1 नंबर बना लिए हैं। प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि यह आकृति वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का भुजा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वर्ग एक भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे और भुजा की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। 25 में 4 से यदि हम गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्गाकार आकृति का जो परिमाप होगा वो हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर में दिया है ये आकृति बनाई, इसकी लंबाई कितनी है, 40 है। तो यहाँ भी 40 होगा क्योंकि यह आकृति आयताकार है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि यह आकृति आयत के आकार का है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर लिखे हैं। तो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसको हम जोड़ देंगे, 40 और 10 50 और 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आयत का जो परिमाप हमारा आया वो 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं। इसमें लंबाई 30 सेंटीमीटर दी है तो यहाँ भी 30 सेंटीमीटर होगा क्योंकि यह आयत के आकार का है। यह 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो यहाँ भी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं यह आकृति आयत के आकार का है तो लंबाई इसका कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए इसका क्या होगा सूत्र, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 है। तो इसको हम गुणा कर देंगे, 30 20 50 और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर सवाल देखते हैं। डी नंबर में दिया है यह त्रिभुज के आकार का है, यह आकृति त्रिभुज के आकार का है। तो त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ये तीनों भुजाओं का योग, तीनों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में दिए हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कुल कितना तार उपयोग में आएगा। तो 2 नंबर सवाल हम बनाकर देखते हैं।
देखिए 2 नंबर सवाल यहाँ पर हम बनाए हैं कि आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है। लंबाई कितना हो जाएगा 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो ये चौड़ाई हो जाएगा, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई 10 मीटर। जब ये 10 मीटर होगा तो यह भी 10 मीटर हो जाएगा। इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 दूना 60 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी चारों ओर घेरा लगाने के लिए हमें कुल कितना खर्च आएगा, कुल कितना तार का उपयोग आएगा। तो देखिए कुल कितना तार का उपयोग आएगा 60 मीटर, तो ये हमारा 60 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर 4 बार बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको देखते हैं हम। देखिए 3 नंबर यहाँ पर हम बनाए, एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी है 0.7 किलोमीटर। तो यहाँ हम इसको दर्शा दिए हैं 0.7 किलोमीटर, तो यह भी 0.7 हो जाएगा। और चौड़ाई इसकी कितनी है 0.5 है, तो 0.5 यहाँ होगा, तो 0.5 यहाँ भी हो जाएगा। तो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का सूत्र होते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई 0.5 है। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। और इसको हम यदि 2 से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना आएगा 2.4 किलोमीटर। आयताकार खेत के चारों ओर 4 बार बाड़ लगानी है, अतः तार की आवश्यक तार की लंबाई 2.4 में हम 4 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ हम गुणा किए हैं, तो गुणा करने के बाद जो हमारा प्राप्त मान आया है वह कितना है 9.6 किलोमीटर। ठीक है। 4 नंबर सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी तथा 12 सेमी है। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दी गई त्रिभुज के परिमाप से दोगुना है। तो चलिए सवाल को हम देखते हैं। देखिए 4 नंबर यहाँ पर हम बनाए त्रिभुज की भुजाएं लिखे हैं। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। और इसका परिमाप हम लोग निकालेंगे, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है तीनों भुजाओं का जोगफल होता है। तीनों भुजाओं को यहाँ पे हम जोड़ दिए, तो जोगफल हमारा कितना आया 40 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप जो है वह त्रिभुज के परिमाप का दोगुना है। कुछ सवाल में दिया है कि वर्ग का जो परिमाप है वह त्रिभुज के परिमाप का क्या है दोगुना है। ठीक है। तो हम लिख दिए हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, और त्रिभुज के परिमाप का दोगुना है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो 40 में हम 2 से गुणा कर दिए, क्योंकि यहाँ दोगुना बोल रहा है तो 2 से हम गुणा कर दिए। देखिए 4 गुणे भुजा है, भुजा के हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 4 गुणे भुजा बराबर 80 सेंटीमीटर। तो भुजा का मान निकालेंगे तो 4 जो गुणा में है जो इधर आके बाटा में आ जाएगा। तो 80 में 4 से यदि हम भाग दिए तो हमारा आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में सवाल क्या दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तथा एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो बताइए किसका परिमाप अधिक होगा और कितना होगा। तो इन दोनों का हमें परिमाप निकाल कर देखना है कि किसका अधिक है और किसका कम है। देखिए 5 नंबर सवाल भी यहाँ पर हम बना चुके हैं। यहाँ पे लिखे एक आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको हम दर्शा दिए हैं 35 हो जाएगा और चौड़ाई 20 है, तो यहाँ भी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक आयताकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो आयत का पहले हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का सूत्र यहाँ पर हम लिख दिए 2 इंटू लंबाई 35 चौड़ाई 20 है। तो इसका यदि हम गुणा किए तो 110 हमें आया। तो 110 किस चीज़ का है आयत का परिमाप है। अब यहाँ पर हम निकाले हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 4 गुणे 26 सेंटीमीटर। तो इसको यदि हम गुणा करेंगे 104 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। देखिए इसको हम देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप में। तो देखिए यहाँ 110 सेंटीमीटर है और यहाँ 104 है, तो आयत का परिमाप अधिक हुआ है, क्योंकि 110 में से यदि 104 घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों में हमारा बड़ा कौन है आयत का परिमाप होगा। ठीक है। 6 नंबर सवाल में दिया है कि एक बगीचा जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, इसकी चारों तरफ बांस का घेरा लगाने के बाद 500 रुपये में से कितने रुपये बचेंगे यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपये है। चलिए सवाल को हम बनाते हैं।
6 नंबर सवाल को यहाँ पर हम देखते हैं, लिखे बगीचे की लंबाई 20 मीटर है। यहाँ पर लिख दिए हैं 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर है। तो इसका हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। तो यदि इसको हम जोड़ेंगे तो 20 और 15 35 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 70 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि 1 मीटर घेरा लगाने के खर्च 5 रुपये हैं। तो 70 मीटर का हमें खर्च निकालना है। तो 70 मीटर घेरा लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 70 गुणे 5 यानी 350 रुपये। और पहले से हमारे पास कितना है 500 रुपये हैं, तो इसमें से 350 घटा देंगे तो हमारे पास बचत कितना हुआ 150 रुपये। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर में दिया है कि लीला 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है और वह इन टाइलों को चित्र अनुसार एक वर्ग के रूप में रखती हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक नंबर में दिया है कि लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या है। तो वर्ग ये हो गया, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को एक बार मैंने पहले बना चुका है। तो प्रत्येक भुजे की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी देखिए ये जो वर्ग है इसके सामने जो ये भुजा है, ये तीनों भुजा है, इन तीनों की लंबाई कितनी है 50-50 है। इसकी भी 50 है, यहाँ 50-50-50 और यहाँ पर भी 50-50 है, यानी सबकी भुजा की लंबाई कितनी है 50-50 सेंटीमीटर है। तो 50-50 कितना हो जाएगा, यानी तीनों को मिलाएंगे तो 150 हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई 150 और इसकी जो 150 है, यानी चारों की जो लंबाई है कितनी है 150 है। ठीक है, तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, ये लंबाई 150 और चौड़ाई कितनी है 150 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बना कर देखते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं कि वर्ग का एक भुजा कितना है 150 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 150। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में दिया है कि गौरी के उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती हैं, वह टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती हैं, इस आकृति का परिमाप कितना होगा। ये जो बी नंबर फिगर दिया है इसमें दिया है कि गौरी को उसके टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, वह टाइलों के क्रॉस के रूप में रखती है, इस आकृति का परिमाप कितना होगा। तो देखिए इसका भी जो भुजा का मान है वो 50 सेंटीमीटर, यानी इसका भी 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा और इसका भी 50-50-50। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250। इसकी चारों भुजाओं का मान कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं बी नंबर में कि भुजा कितना है कि लंबाई कितनी है 250 सेंटीमीटर। तो टाइलों का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्या हो जाएगा 4 गुणे 1 भुजा, तो 4 गुणे 250 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी नंबर में दिया है कि दोनों में से किसका परिमाप अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में परिमाप किसका अधिक है। तो देखिए ए नंबर में आया है 600 और बी नंबर में आया है 1000। दोनों में से आकृति बी का परिमाप ज़्यादा है, यानी गौरी का जो है टाइलों को जो उनकी सजाने का जो व्यवस्था है वो बी नंबर, उसका परिमाप क्या है ज़्यादा है। ठीक है, चलिए डी नंबर देखते हैं। लीला सोचती है क्या टाइलों को रखने का कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं लेकिन टाइल किनारों से आपस में मिली हुई हो और वे टूटी हुई ना हो। लीला सोचती है क्या टाइलों को रखने का कोई ऐसा भी तरीका है। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो टाइलों को एक दूसरे से सजाकर और उसका परिमाप अधिक से अधिक आ सके। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभ्यास 2 में देखते हैं कि नीचे दिया है, नीचे दी गई आकृतियों में से किसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र अधिक है, उस पर सही का निशान लगाइए। जो घेरा गया क्षेत्र है उसमें जो घेरा गया क्षेत्र अधिक है, यानी क्षेत्र जिसका अधिक होगा घेरा गया है उसको हमें सही का निशान लगाना है। तो देखिए इसमें ए है और इसमें बी है, इन दोनों में किसका घेरा गया क्षेत्र अधिक है तो बी का है। तो इस पर हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे। पी और क्यू में पी का है। एम और एन में सबसे ज़्यादा जो घेरा गया क्षेत्र है वह एम का है।
ठीक है। आर और एस में एस का है, इसमें एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई में वाई का घेरा हुआ जो क्षेत्र है वह ज़्यादा है। चलिए 2 नंबर सवाल में देखते हैं। प्रत्येक आकृति में 2 छायांकित क्षेत्रों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है? इसमें बी का क्षेत्रफल अधिक है, यानी ए की तुलना में बी का जो क्षेत्रफल है, घेरा गया जो छायांकित भाग है वह अधिक है। एम और एन में एम का अधिक है, क्योंकि फिगर से ही स्पष्ट है। यू और भी में किसका अधिक है? तो यू का अधिक है, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं कि नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियां बनी हैं, वर्गों को गिनकर इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसानी के लिए 2 आधे वर्गों को मिलाकर एक वर्ग के बराबर गिन सकते हैं। 1 नंबर में दिया है कि इसमें देखिए कितने वर्ग हैं, 1 2 3, 3 6 9 3 12, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर 12 लिखा है, यानी 12 वर्ग। इसमें कितने वर्ग हैं? 12 वर्ग है। और 2 नंबर में हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, तो 14 वर्ग होगा इसका क्षेत्रफल। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में त्रिभुज के आकार का है, इसमें हमें देखना है कि कितने वर्ग हैं। देखिए इसमें जो सीधा वर्ग है वह 1 और 1 2, ये जो सीधा वर्ग है इसको हम ऐसे ले लेते हैं, 1 और 1 2, तो ये 2 वर्ग हो गया। अब आगे देखिए इसमें जो आधा वर्ग है, ये आधा वर्ग और ये आधा वर्ग, यदि इन दोनों को हम मिला दें तो 1 वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है आसानी के लिए 2 आधे वर्गों को मिलाकर 1 वर्ग के बराबर गिन सकते हैं। यानी ये जो वर्ग है इसको यदि हम आधा किए, यानी आधा ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यदि इन दोनों को हम मिलाएंगे यानी बीच वाली रेखा को छोड़ देंगे तो एक पूरा वर्ग के समान हो जाएगा। ऐसे बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाकर 1 गिन सकते हैं, यानी 1 वर्ग, ऐसा जो 1 वर्ग है 1 वर्ग गिन सकते हैं। यदि इस कटिंग को और इस कटिंग को दोनों को यदि हम मिलान करें तो एक ऐसा वर्ग बन जाएगा। और इधर जो 1 वर्ग है आधा वर्ग है और इधर जो आधा वर्ग है, इन दोनों को हम मिलाएं तो 1 वर्ग बन जाएगा, यानी 1 वर्ग, इन दोनों को मिलाकर 1 वर्ग और इन दोनों को मिलाकर 1 वर्ग, कितना हो गया 2, और 2 और 2 कितना होता है 4 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 4 8 4 12, 12 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में दिया है कि खाने गिनकर आकृतियों ए बी तथा सी के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खाने गिनकर, इसमें तो वर्ग नहीं दिया है। देखिए इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे इसमें हम त्रिभुज की तरह समझे हैं उसमें भी ऐसा ही होगा। ये 1 वर्ग हो गया, ठीक है। यदि इसको हम बनाएंगे तो इसमें बहुत ही छोटा छोटा ऐसे वर्ग होगा, आधा वर्ग होगा, तो 1 पूरा वर्ग हो गया। इसको यदि हम आधा करेंगे तो ऐसे हम बीच से यदि बांटेंगे तो ये 2 वर्ग हो गया, ये आधा वर्ग और ये आधा वर्ग। इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो एक पूरे वर्ग के समान बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।